Hello everybody, I am Abhishek Kesri and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to learn class 10th economics chapter number 1 development. तो हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के मीनिंग को समझेंगे और उसको एक हम लोग ब्रॉडर लेवल पे, यानी डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इनकम और गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे हम लोग। फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपका पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेटा एनालिसिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन जो आपके जो टॉपिक्स हैं इसको हम लोग ज़्यादा मतलब अच्छे से समझेंगे। बाकी टॉपिक्स को पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके जो चार जो टॉपिक्स हैं इससे आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप मेरे इस चैनल अभी केसरी 87 को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ साथ अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, नहीं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पूछें कि डेवलपमेंट होता क्या, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, तो डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कैसे, तो यानी प्रोग्रेस का मतलब क्या, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि हमारा जो लाइफ है वह बेटर कैसे हो सकता है, हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या फिर हमारा जो कंट्री है वह ग्रो कैसे कर सकता है। तो हमारा जो लाइफ है वह प्रोग्रेस कैसे कर सकता है, वह बेटर कैसे हो सकता है। तो सपोज करिए कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा लाइफ प्रोग्रेस कैसे कर सकता है, तो मेरे लिए डेवलपमेंट का गोल वह चीज़ होगी जो मेरे लाइफ को बेटर बना सकती है। जैसे सपोज करिए कि मेरा जो मतलब लाइफ बेटर हो सकता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा लाइफ बेटर हो जाएगा। तो मेरे लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, मेरे लिए डेवलपमेंट का गोल होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो हैं उसमें वैकेंसी ज़्यादा आए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो, वह मेरे लिए डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। वैसे ही अलग अलग जो पीपल हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मन में सोचिए कि डेवलपमेंट के गोल यानी आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डेवलपमेंट का जो गोल होगा या डेवलपमेंट का जो मतलब होगा वह होगा कि आपको एक बेटर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, और आप सोचेंगे कि आप अपने गांव के बारे में सोचेंगे तो आपके गांव में एक अच्छा रोड हो, अच्छा बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, आपका जो फैमिली का इनकम हो वह अच्छा हो। आपके आसपास अगर कोई किसान है तो वो लोग क्या सोचेंगे कि उनके पास इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा हो। और इससे आगे हम लोग बढ़ के सोचेंगे क्या कि हमारा जो लाइफ हो वह हैप्पी लाइफ हो, हमको फ्रीडम हो, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो। यह सब क्या होंगे, यह सब डेवलपमेंट के गोल्स होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग अलग जो लोग होते हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, वह अलग अलग होते हैं। जैसे आप अभी मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट का जो गोल है वह अलग है। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए डेवलपमेंट का गोल है जो अलग है। ऐसे ही कोई लैंडलेस फार्मर होगा, कोई रूरल एरिया में फार्मर होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि उसके जो आपके जो खेत में काम करता है उसके लिए उसको वेज अच्छा मिले, उसको तनख्वाह अच्छा मिले, उसके लोकल एरिया में स्कूल हो, उसके जो चिल्ड्रन है वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उसको भी आपको एक बड़े लेवल का नेता बनने में या फिर उसको अपना जीवन सुधारने में एक चांस मिले। कोई अगर मान लो ऐसा फार्मर है जो पंजाब में रहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा धान है, बहुत ज़्यादा उसके पास लैंड है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, तो उसके लिए जो डेवलपमेंट का गोल होगा वह होगा कि उसका जो फसल है, उसका जो क्रॉप है, उसको एक अच्छा सपोर्ट प्राइस यानी अच्छा उसका दाम मिले। ठीक है, उसके लिए मतलब चीप लेबर अवेलेबल हो, उसके मतलब खेत के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। अगर कोई फार्मर है जब क्या करता है, जो अपने फसल को उगाने के लिए सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट रहता है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल हो सकता है कि उसके जो आपके एरिया है उसमें वहाँ पे इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छा हो। ठीक है, वैसे ही आपके कोई अगर गर्ल है जो अर्बन रिच फैमिली में रहती है उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है, यानी हम जैसे मान लो कोई बच्चा है रूरल एरिया का, गरीब है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा
कि उसको एक अच्छा स्कूल मिले, अच्छे स्कूल में पढ़ सके। लेकिन कोई अगर ऐसी लड़की है जो पहले से अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? तो उसके लिए वह अच्छा स्कूल, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं एजुकेशन, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल नहीं होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि उसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा कि उसके भाई को जितना फ्रीडम मिलता है, यानी उसके भाई को जितनी आज़ादी है कि घर से बाहर कहीं भी जा सकता है, कितने रात तक जा सकता है, वह आज़ादी इसको नहीं मिल रही है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो गया? वह फ्रीडम इसके लिए डेवलपमेंट का गोल हो गया। कोई आदिवासी है जो नर्मदा वैली में रह रहा है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? तो उसके लिए डेवलपमेंट का गोल होगा कि उसको एक अच्छा घर मिले, ठीक है, उसको भी बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटी मिले, ठीक है। यानी क्या हम यहाँ से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस जो हमारे लाइफ को बेटर बनाए। तो अलग अलग लोगों को अलग उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो इसेंशियल थिंग्स हैं, वह अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो डेवलपमेंट है, यानी जो लाइफ को बेटर बनाने वाली जो चीज़ें हैं, वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। यानी उनके जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, डेवलपमेंट के जो एस्पिरेशंस हैं, वह अलग अलग हो सकते हैं। यानी क्या कि जो आपके डिफरेंट पीपल हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। यानी गोल्स में डिफरेंसेज हमको देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन है, उसके लिए कोई चीज़ या फिर कोई मतलब इंसिडेंस डेवलपमेंट हो सकता है पॉजिटिव वे में, ठीक है, यानी उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। और किसी किसी के लिए वही सेम चीज़ निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? आइए हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि डैम है, ठीक है, जैसे हमने बोला क्या कि डैम है, ठीक है। डैम जो है वो आपके नज़रिए से क्या है बताइए? तो सब लोग बोलेंगे कि डैम्स जो हैं वह बहुत सारे हमको फ़ायदे पहुंचाते हैं। डैम्स से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, या इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिशरीज वगैरह यूज करते हैं। यानी डैम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी डैम क्या कर रहा है? हमको फ़ायदा भी, यानी हमारे लिए वह हेल्पफुल भी है। लेकिन साथ साथ देखिएगा, डैम्स जो जब बनते हैं, तो डैम्स जब बनेंगे तो वहाँ पे बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं वहाँ के आसपास के एरिया के, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है, ठीक है। उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए डैम क्या हो गया? उन लोगों के लिए डैम या जो है वह हार्मफुल हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कि जो डेवलपमेंट जो है वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स, यानी डिफरेंसेज, हमको गोल्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन वही डेवलपमेंट का जो गोल है, एक आदमी के लिए हेल्पफुल और दूसरे आदमी के लिए हार्मफुल, दोनों एक साथ भी हो सकता है, जैसे हमने डैम के एग्जाम्पल के साथ समझा। यानी जो आपके डेवलपमेंट है वह डिफरेंसेज ऑफ गोल्स भी है और गोल्स कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या कि आपस में वह दोनों क्या है? अपोजिट है, ठीक है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा जो डेवलपमेंट है वह अगर हम लोग पर्सनल लेवल पे देखें तो क्या हमने देखा कि डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वह अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हैं। लेकिन हमको यहाँ पे जो टेबल नंबर 1.1 है, सब में डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वह डेवलपमेंट में सबके लिए नेसेसरी हैं या फिर सबके लिए कॉमन है। वह चीज़ क्या है? तो सबके लिए अगर आपका डेवलपमेंट है, वह सबके लिए कोई कॉमन चीज़ है, तो वह है पैसा, यानी इनकम, ठीक है। यानी डेवलपमेंट के लिए जो आपका जो सबसे कॉमन गोल होता है या सबसे जो कॉमन एलिमेंट होता है हमारे डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए, वो होता है इनकम, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि इनकम के अलावा भी डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे हमने देखा उस लड़की के केस में, उसके लिए फ्रीडम है, वह डेवलपमेंट का गोल है। तो इनकम के साथ साथ जो डेवलपमेंट का गोल होता है वह आपका इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फैसिलिटी फॉर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यानी कोई आदमी है वह अगर अपने लाइफ को अच्छा करना चाहता है, अपने लाइफ को डेवलप करना चाहता है, तो वह क्या करेगा? अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन पैसे के साथ साथ वह बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी अपने लाइफ को बेटर करने के लिए देखेगा। क्या? तो इक्वलिटी,
फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फैसिलिटी फॉर फैमिली, अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, अपॉर्चुनिटी टू लर्न हो, यानी उसको अपने अपने मतलब एबिलिटी को बढ़ाने का चांसेस मिले उसको। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या है, तो वह आपका एक मिक्सचर ऑफ गोल्स है, यानी बहुत सारे जो गोल्स हैं उसका जो मिक्सचर है। यानी कोई आदमी डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ बहुत सारे दूसरे चीज़ों को भी वैल्यू देता है। ठीक है, समझ में आया इतना बात? ठीक है। नाउ हमने तो यहाँ पे पर्सनल लेवल पे देख लिया कि पर्सनल लेवल पे अगर कोई आदमी डेवलप करना चाहता है तो वह क्या क्या चीज़ करेगा, तो इनकम के साथ साथ इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, वह ध्यान रखेगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें दो आदमी को, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, तो हम लोग इसमें कंपेयर करना चाहें कि इस आदमी में और इस आदमी में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है, तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सोचिए। तो हमने अभी क्या बोला, ए और बी को अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि यानी ए और बी में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा आदमी है। तो डेवलप्ड आदमी कौन सा है, तो हम लोग अगर ए को कंपेयर करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट के तो कैटेगरी या फिर डेवलपमेंट के क्राइटेरिया तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन आ रहा है, इनकम। तो हम लोग हो सकता है अगर दो आदमी को हम लोग कंपेयर करना है तो हम लोग एक इनकम के लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। तो और कभी कभी हम लोग एजुकेशन के लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। क्लास में ही अगर मान लीजिए क्लास में अगर दो स्टूडेंट को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के जो आपके पैरामीटर्स हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं। कभी हम लोग दो बच्चे को किसका मार्क्स अच्छा आया उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, कभी हम लोग उसमें से बढ़िया गाना कौन गाता है उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, बढ़िया फिजिकल हेल्थ किसका है उसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो कंपैरिजन के आपके जो पैरामीटर्स हैं वह अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पैरामीटर हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें नेशनल लेवल पे, ठीक है, तो हमने पर्सनल लेवल पे जैसे बात किया कि पर्सनल लेवल पे जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के या कंपेयर करने के वो अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही नेशनल लेवल पे तो यह पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन बोले कि कोई कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, इस कंट्री को हमको कंपेयर करना है, कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, तो कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग। तो डेवलपमेंट करने के जैसे मान लीजिए कि हम कंपेयरिंग करना है तो कोई आदमी बोलेगा कि चलिए हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो जिसमें अच्छा रोड का फैसिलिटी होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। यानी वह डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को क्या देख रहा है, तो वह डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को बस रोड तक ही फिक्स कर दिया है। यानी जिस कंट्री में बढ़िया रोड वह कंट्री ज़्यादा डेवलप। लेकिन क्या बस रोड के फैसिलिटी को देखने से ही बस मतलब डेवलपमेंट के हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि एक कंट्री को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डेवलपमेंट। हो सकता है कि ए में रोड का फैसिलिटी अच्छा हो, बी में उतना रोड का फैसिलिटी अच्छा नहीं हो, लेकिन बी में आपका हॉस्पिटलिटी का मतलब हॉस्पिटल्स बढ़िया हो, ए में हॉस्पिटल उतने बढ़िया नहीं हो। हम लोग दूसरे लेवल पे देखें, हो सकता है कि ए में सब चीज़ें अच्छी हो, यानी रोड भी, हॉस्पिटल भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, वह उतनी नहीं हो जितना कि बी में हो। बी एक गरीब देश है, वहाँ पे उतनी अच्छी रोड नहीं है, उतने अच्छे आपके हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ के लोग इक्वलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं। तो हम लोग आखिर कंपेयर कैसे करेंगे दो कंट्री को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के गोल जो हैं वह डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन भी, यानी वो आपस में अपोजिट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे। हो गया, टेंशन वाला बात यहाँ पे हो गया। वैसे ही बहुत सारी जो कंट्री हैं वहाँ पे तो हमको सिमिलरिटी देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे कंट्री आपस में सिमिलर हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि वहाँ पे डिफरेंसेज भी हैं। यानी वही हो सकता है कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों में आपके रोड के फैसिलिटी अच्छी हो, हॉस्पिटल भी दोनों में अच्छा हो, लेकिन एक कंट्री जो होता है वह इक्वलिटी के मामले में, इनकम के मामले में, जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आखिर मतलब कंपेयर कैसे करेंगे। तो हमने क्या देखा, पर्सनल लेवल पे एक चीज़ सब में कॉमन थी, वह क्या था, इनकम। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर कंट्री है तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि कंट्री के हम लोग के कंपैरिजन में इनकम को हम लोग कंसीडर करें। यानी जो कंट्री अच्छा कमाएगा वह कंट्री ज़्यादा डेवलप है।
लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। ऐसा थोड़ी है कि कंट्री ए में बस एक ही लोग रहता है, बी में भी एक ही लोग रहता है। कंट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, कंट्री बी में भी बहुत सारे लोग हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, कोई बहुत कम पैसा कमाता है। किसी का इनकम हो सकता है कि बस 10,000 रुपये महीना हो, किसी का इनकम हो सकता है कि वह 100 करोड़ रुपए हो महीने का। ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? यह भी एक दिक्कत वाला बात हो गया। तो इसके लिए एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? वी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री ए है, ठीक है, सपोज करिए एक कंट्री में ए में सपोज करिए कि 100 लोग रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 100 लोगों के इनकम को ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसके पॉपुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बार और समझते हैं, कंट्री ए है, यहाँ पे समझ लीजिए 5 ही लोग हैं, ठीक है, 5 ही लोग हैं। जो इसमें एक पहला आदमी है वह कमाता है आपका 5,000 रुपये, दूसरा जो आदमी है वह कमाता है 2,000 रुपये, तीसरा आदमी जो कमाता है वह आपका 4,000 रुपये, चौथा जो आदमी है वह कमाता है आपका 7,000 रुपये, पांचवा जो आदमी है वह कमाता है आपका 2,000 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं। सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा, तो 5 2 7 7 4 11 11 और 7 18 और 2 20, यानी सब लोग मिलके क्या करते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं। तो आपका कंट्री ए में 5 लोग हैं, 5 लोगों का इनकम क्या मिला के 20,000 रुपये है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है हमारा 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी हम लोग 20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा उस कंट्री का जो है वह हमारा एवरेज या पर कैपिटा इनकम कितना निकल के आएगा, तो 4,000 हमारा निकल के आएगा। तो हम लोग पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्री के टोटल इनकम को ऐड करके और उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम समझ में आया, सिंपल सा है। सारे हम लोग इनकम को ऐड कर देंगे हर एक आदमी के और उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग कंसीडर करते हैं और कंट्री को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है। इसमें वह क्या करता है, पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करके जो भी आपके पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। वैसे कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 49,300 से ज़्यादा हो उसको वह रिच कंट्री के कैटेगरी में रखता है। वैसे कंट्री जिसका आपका पर कैपिटा इनकम पर एनम का मतलब होता है प्रत्येक साल यानी हर ईयर में, ठीक है, वैसे कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 49,300 से ज़्यादा हो वह रिच कैटेगरी या डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में। वैसे कंट्री जिनका आपका पर कैपिटा इनकम पर एनम 2,500 यानी $2,500 से कम हो उसको वह लोग अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्री के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, और वैसे कंट्री जो इन दोनों के बीच में हो यानी 49,300 से लेकर 2,500 के बीच में उसको हम लोग मिडिल इनकम या मिडिल डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में डालते हैं। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वह आपका $6700 पर एनम। ठीक है, तो इंडिया किस कैटेगरी में आएगा, तो बीच वाले कैटेगरी में यानी मिडिल इनकम या डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज दिया है वह है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है, यह बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लेकिन समझ लेते हैं हम। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में इतना समझिए, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि 2 करेंसी है। इंडिया का मान लीजिए रुपीज है, ठीक है, इंडिया का जो रुपी है और अमेरिका का जो यूएस डॉलर है, तो इसका मतलब कोई चीज जैसे मान लीजिए एक चीज है, मान लीजिए एक एप्पल ही है, ठीक है, एक एप्पल है, एक सेव है। इस सेव को हम लोग इंडियन रुपी के खरीदने का कैपेसिटी कितना है और आपका यूएस डॉलर के खरीदने का कैपेसिटी कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, समझिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बाद हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालता है इसमें हमने क्या देखा कि वह आपके पर कैपिटा इनकम को
कैटेगराइज करता है। लेकिन इस पर कैपिटा इनकम के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं। जो आपका पर कैपिटा इनकम होता है यानी एवरेज इनकम को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, हम लोग यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग को अपने खोलिए। जो पर कैपिटा इनकम को है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं कंट्री के जो भी आपके लोग हैं सबके इनकम को हम लोग ऐड करके पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी इनकम को हम लोग ऐड करके पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका दो कंपैरिजन दिया है, इसको गौर से समझिएगा, इसको समझ गए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ठीक है। दोनों कंट्री में 5-5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। दोनों कंट्री में जब 5-5 लोग हैं, कंट्री ए का जो पहला आदमी है उसका जो इनकम है वो 9500 रुपये है, इसका 10,500, इसका 9800, इसका 10,000 और इसका 10,200, ठीक है। सबको ऐड करेंगे। जब हम लोग अगर हम लोग कंट्री ए का यहाँ पे अगर हम लोग कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, इन पांचों को ऐड करेंगे और पांचों को ऐड करके टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे। कंट्री ए में लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। कंट्री ए का जो टोटल इनकम है वह कितना है, तो पांचों को ऐड करेंगे, तो पांचों को ऐड करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वह 50,000 यानी 50,000 आएगा। और 50,000 को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन कितना है, 5 है, यानी हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के कितना आया, 10,000 हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आया। यानी कंट्री ए का जो पर कैपिटा इनकम है वह कितना है, 10,000, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिएगा आप लोग याद रखिएगा, कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम हमने कितना निकाला है, 10,000। वैसे ही हम लोग कंट्री बी का अगर पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपली सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये अभी आपका 50,000 ही आएगा। इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका भी पॉपुलेशन 5 ही है। इसका भी जो पर कैपिटा इनकम आया वह कितना आया, 10,000। यानी दोनों कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम कितना है, 10,000। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंट्री ए जो है उसका जो 5 लोग हैं, 5 लोगों का जो इनकम है यानी अलग अलग इनकम, इंडिविजुअल इनकम वह कितना है, तो पहले का 9500, इसका 10,500, यानी पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है वह कितने का है, तो इसका 9500, इसका 10,500, यानी दोनों के बीच का जो गैप है वह 1000 है। यानी जो पहला आदमी है वह दूसरे आदमी से 1,000 रुपये कम कमा रहा है, ठीक है। तीसरा जो आदमी है इसका जो इसका जो इनकम है वह कितना है, 9800 रुपये, यानी यह भी इन दोनों से ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। इससे 300 रुपये ज़्यादा है और इससे आपका क्या है, 700 रुपये कम है। यह जो आपका चौथा आदमी है यह भी 10,000 रुपये के आसपास कमा रहा है। पांचवा आदमी अभी 10,000 रुपये के आसपास कमा रहा है। यानी जो सबसे कम जो आदमी कमा रहा है वह कितना कमा रहा है, 9500 रुपये। सबसे ज़्यादा जो आदमी कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 10,500 रुपये। यानी जो आदमी के जो इंडिविजुअल इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वह आपका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने निकाला था, इसका भी आया था 10,000 पर कैपिटा इनकम, इनका भी आया था 10,000 पर कैपिटा इनकम। लेकिन कंट्री बी जो है, कंट्री बी में अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पहला आदमी है या 500 रुपये ही कमा रहा है, यह जो आदमी है अभी 500 या भी 500 या भी 500। लेकिन जो पांचवा आदमी है इन चारों से कहीं ज्यादा कमा रहा है, यह चारों मिल के आपके 2,000 रुपये कमा पा रहे हैं। लेकिन यह पांचवा आदमी है अकेले 48,000 रुपये, 48,000 रुपीज कमा ले रहा है। यानी यह जो आदमी है इस पांचवें आदमी के दूर दूर तक नहीं है। सब मिलके 500 रुपये कमा रहे हैं या अकेले मिलके 48,000 कमा रहा है। आप लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन समझ सकते हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम निकालते समय हम लोग क्या देखते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम निकालते हैं लेकिन क्या करते हैं, हम लोग सबको ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम में हमको जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वह समझ में नहीं आ पाता है। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझिए ठंडे दिमाग से। जैसे सपोज करिए इंडिया है, ठीक है।
इंडिया में सपोज करिए 100 लोग ही, इंडिया में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। इंडिया में 100 लोग हैं, तो मान लीजिए इसमें जो 100 लोग में से 90 लोग हैं, यह आपके कमा रहे हैं, मान लेते हैं कि 1-1 रुपए, यानी 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो महीने का बस 1-1 रुपए कमा पा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल हम लोग मतलब सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। महीने का 1-1 रुपए कमा रहे हैं। बाकी जो 10 आदमी हैं, 10 आदमी में से आपका जो 10 आदमी है वह 10 के 10 आदमी 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा बात को, 100 में से 90 लोग 1-1 रुपए कमा रहे हैं महीने का, और उसमें जो बाकी 10 लोग हैं वह 1-1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 90 लोगों ने मिलकर 1-1 रुपए कमाया तो महीने का 90 रुपए कमाया। बाकी 2-10 लोग थे, उन्होंने मिलकर 1-1 लाख रुपए कमाया, यानी महीने का 10 लाख रुपए। और हम लोग पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? तो यह हम लोग सबके यानी 100 आदमी के इनकम को ऐड करेंगे, तो 100 आदमी के इनकम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो 10 लाख या और 90 रुपये आया, यानी 10 लाख 90 रुपीज, ठीक है। और सबको डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह पर कैपिटा इनकम हमारा निकलेगा। तो पर कैपिटा इनकम कितना होगा? यह पर कैपिटा इनकम आपका 10,000 के आसपास आएगा, ठीक है, 10,000 के आसपास आएगा। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कि कंपेयर करें कि यहाँ पे इंडिया अगर डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आएगा, डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आएगा, तो किस में आएगा? तो यह आपका तो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो 90 लोग हैं, यानी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वह क्या है? वह आपका 1-1 रुपये ही कमा पा रही है। लेकिन कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम आ रहा है वह आपका कहीं ज़्यादा, इनके इनकम से, रियल इनकम से कहीं ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वह आपका ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर रियल में हम लोग इंडिविजुअल आदमी का इनकम देखें तो हमारा बहुत कम आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक बार और देखिए चेयर को, इस कार्टून को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, यानी यहाँ पे हम लोग जो हमारा कंट्री नंबर 1 है, यहाँ पे जो भी आपके इंडिविजुअल इनकम है वह उनके बीच में जो डिफरेंस है वह कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी सब लोग लगभग आपस में बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्री नंबर बी में एक आदमी के पास कुछ ज़्यादा ही है, बाकी 4 के पास कुछ कम है। यानी यहाँ पे देखिए, समझिए कि सपोज करिए कि हमारे पास 4 चेयर हैं, ठीक है, 4 चेयर हैं। यहाँ पे समझिए हमारे पास 5 लोग हैं और हमारे पास 5 चेयर हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से बांटे कि सबको अगर 1-1 चेयर देना है तो हम कैसे देंगे? तो सबको 1-1 चेयर दे देंगे तो यह इक्वलिटी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सपोज करिए कि एक आदमी ऐसा है कि हमने 5 आदमी है और 5 चेयर हैं। हमने क्या किया? 2 चेयर पे 4 आदमी को बैठा दिया और एक आदमी को हमने क्या कर दिया? 3 चेयर दे दिया। वही यहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 आदमी है और 4 चेयर है, पांचों आपस में मतलब एडजस्ट करके मतलब बैठे हैं, सबको बराबर इक्वलिटी का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी अकेले 4 कुर्सी पे बैठा है, यानी एक आदमी अकेले ज़्यादा रिसोर्स पे कब्जा करके बैठा है, और यहाँ पे 4 आदमी मिलके 2 ही कुर्सी पे बैठे हैं। ये आपस में क्या है? आपस में मतलब इनके बीच, यानी एक आदमी के हिस्से में कितना? आधा कुर्सी आया। यहाँ पे एक आदमी के हिस्से में 4 कुर्सी आया, इससे कहीं 8 गुना ज़्यादा है। तो एवरेज इनकम का यह क्या है? ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि एवरेज इनकम जो होता है वह डिस्पैरिटी को हाइड कर देता है, यानी डिस्पैरिटी को वह छिपा देता है। यानी जो आपका एवरेज इनकम है वह जो आपके इंडिविजुअल के इनकम के बीच में जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पे हर आदमी के बीच का जो डिफरेंस है उसको वह हाइड कर दे रहा है। यहाँ पे 5वां आदमी कहीं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, बाकी लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो वह क्या करता है? आपस में जो कंपैरिजन होता है इंडिविजुअल के इनकम के बीच, उसको वह छिपा देता है एवरेज इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? एवरेज इनकम का एक ड्रॉबैक निकल गया। तो यहाँ पे फिर दिक्कत आ गया
हम लोग डेवलपमेंट को कंपेयर कर रहे थे। डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए हमने बहुत सारे गोल्स में से एक इनकम वाले गोल को निकाला। इनकम से हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इनकम था, तो हमने पर कैपिटा इनकम लेके आया। पर कैपिटा इनकम से जब हम लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास यह डिस्पैरिटी देखने को मिल गया। तो भाई अब हम लोग करें तो करें क्या? ठीक है, तो इनकम के अलावा यानी इनकम जो है वह भी एक आपका मतलब स्टैंडर्ड या सबसे अच्छा जो मतलब क्या बोल सकते हैं क्राइटेरिया है वह नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 स्टेट का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, हरियाणा, केरला और बिहार। ठीक है, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वह आपका 2,36,000 के आसपास है। केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वह 2,04,000 के आसपास है। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वह 40,000 के आसपास है। ठीक है, यहाँ इतना बात समझ में आया। लेकिन अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, क्या, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो, इनको अगर हम लोग कंपेयर करें, यानी पर कैपिटा इनकम के अलावा हम लोग इन 3 चीज़ों को भी कंपेयर करें तो हमको डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबका डेफिनेशन दिया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी एक साल में, सिंपल लैंग्वेज में, एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने परसेंट बच्चे पर 1000। ठीक है, यानी 1 ईयर में 1000 बच्चों में से मतलब जो लाइव बर्थ हुए उनमें कितने बच्चों का डेथ हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है? तो आपके 7 ईयर से ऊपर के जो चिल्ड्रेन हैं उनके कितने परसेंट जो बच्चे हैं वह क्या करते हैं? लिटरेट हैं। ठीक है, और नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या देखते हैं? नेट अटेंडेंस रेशियो में हम लोग जो आपके 14 to 15 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो उसमें से कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो आपके क्या कर रहे हैं? स्कूल में मतलब जा रहे हैं, स्कूल वो अटेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या देखा? यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में हरियाणा जो है सबसे ऊपर है, केरला 2nd नंबर पे है, बिहार 3rd नंबर पे, मतलब 3rd नहीं, सबसे लास्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करें तो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा ऊपर नंबर 1, केरला नंबर 2, बिहार नंबर 3rd। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम लोग देखें तो हरियाणा जो है वह केरला से ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, यानी हरियाणा में केरला के कंपैरिजन में 1000 में से 30 बच्चे पर ईयर मर जा रहे हैं। ठीक है, यानी डेथ उनका हो जा रहा है। लेकिन केरला में केवल 7 बच्चों का डेथ हो रहा है और बिहार में 32 बच्चों का डेथ हो रहा है। यानी हरियाणा का जो है वह पर कैपिटा इनकम अच्छा होते हुए भी बच्चों का डेथ ज़्यादा हो रहा है। केरला में हरियाणा से आपका पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन बच्चों का डेथ का है वह कम है। ठीक है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरला जो है हरियाणा से बेटर परफॉर्म किया है, यानी बच्चों को कम मरने दिया है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें हम लोग तो हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वह आपका 82 है, केरला का है वह 94 है। यानी पर कैपिटा इनकम भले ही केरला का हरियाणा से कम है लेकिन लिटरेसी रेट में केरला ने बेटर परफॉर्म किया है हरियाणा से। और आपका जो नेट अटेंडेंस रेशियो है इसमें भी केरला ने हरियाणा से बेटर परफॉर्म किया है। और बिहार तो क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम ही पीछे है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और लिटरेसी रेट में भी वह अच्छा परफॉर्म नहीं किया और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तीनों मतलब चारों कैटेगरी में वह पीछे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी कंट्री का या फिर किसी जगह का पर कैपिटा इनकम अच्छा है इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे जो बाकी जो चीज़ें हैं वह भी अच्छी ही होंगी। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया, यानी हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अच्छा है केरला से, लेकिन बाकी चीज़ों में यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो में
केरला ने बेटर परफॉर्म किया किससे, हरियाणा से। समझ में आया बात। यहाँ पे यह जो चीज़ें हैं यही डाटा एनालिसिस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे देगा 2 कंट्री का 3 कंट्री का, वो कंपेयर करना है कि कौन कंट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन कंट्री खराब परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्या हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि जिसका नंबर में ज़्यादा वह अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें निगेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट निगेटिव चीज़ है, यानी बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसका ज़्यादा होगा वह कंट्री खराब परफॉर्म करेगा। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 30 है, बिहार का 32 है। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार बेटर पोजीशन पे हरियाणा से, नहीं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वह निगेटिव चीज़ है, वह खराब चीज़ है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिस जगह का ज़्यादा होगा वह जगह जो होगा वह खराब परफॉर्म करेगा। जिस जगह का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगा वह जगह अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। वैसे ही लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर यह अच्छा चीज़ है, तो इसमें जिसका ज़्यादा होगा वह बेटर परफॉर्म करेगा, जिसका कम होगा वह खराब परफॉर्म करेगा। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें जिसका ज़्यादा होगा वह अच्छा, जिसका कम होगा वह खराब। यह चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के प्रेशर में यह सब चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती हैं, ठीक है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमने क्या देखा, हमने देखा कि बस हम लोग इनकम को, पर कैपिटा इनकम को ही कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग डेवलपमेंट को कंपेयर करते टाइम हमने देखा, एक हमने बेटर चांस को, बेटर मतलब क्राइटेरिया को खोजने का प्रयास किया, तो हमको एक बेटर क्राइटेरिया क्या निकल के आया, पर कैपिटा इनकम। लेकिन हमने पर कैपिटा इनकम के भी मतलब ड्रॉबैक को हमने देखा। फिर हमने पर कैपिटा इनकम के अलावा हमने 2 स्टेट को कंपेयर किया, तो हमने यह भी देखा कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम या फिर जिस जगह का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, जरूरी नहीं वहाँ पे सारी चीज़ें ही अच्छी हों, ठीक है। तो हम लोग पर कैपिटा के इनकम के अलावा पब्लिक फैसिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। यानी अगर हम लोग किसी कंट्री को या किसी जगह को डेवलपमेंट के मामले में अगर हम लोग को कंपेयर करना है, तो हम लोग पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पब्लिक फैसिलिटी को भी देखते हैं, पब्लिक फैसिलिटी को भी कंसीडर करते हैं। जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को देखेंगे, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन को देखेंगे, ठीक है, और आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज एक्सेट्रा को भी देखेंगे। यानी अगर मान लीजिए हम लोग क्या, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो अपने हेल्थ को तो नहीं खरीद सकता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को तो नहीं खरीद सकता है, उसके लिए हमको अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी को कंपेयर करने के लिए एक और आपका है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। यानी बॉडी मास इंडेक्स को भी हम लोग मतलब किसी के बीच में कंपेरिजन करने के लिए देखते हैं। आखिर बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब किसी भी पर्सन का हम लोग क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे उसके हाइट के स्क्वायर से, यानी उसका मास हम लोग क्या लेंगे, केजी में लेंगे, ठीक है। मान लो कोई आदमी है 50 केजी का है, तो उसका मास को हम लोग केजी में लेंगे और उसके हाइट को, उसका हाइट मान लेते हैं कि 1 या फिर 0.8 मीटर है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब उसका मास डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके एक ब्रैकेट में दिया था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स किसी का अगर क्या है 18.5 से कम है, उसको हम लोग अंडर वेट, यानी उसको हम लोग मतलब वो अंडर वेट है। अंडर वेट का मतलब कहने का मतलब कि वह उसका वेट मतलब उसके हाइट के कंपेरिजन में कम है, ठीक है। 18.5 से 14.9 तक हो तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। 25 से अगर ज़्यादा उसको ओवर वेट बोलेंगे। 30 के बाद उसको ओबेस बोलेंगे, इसका मतलब कि वह मोटापे का शिकार है, ठीक है। और एक्सट्रीमली 35 से अगर ज़्यादा हो तो उसको एक्सट्रीमली ओबेस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले इनकम को कैटेगराइज मतलब इनकम को एक कंसिडर करके चल रहे थे। इनकम के हमने ड्रॉबैक को देखा,
ठीक है। इनकम का ड्रॉबैक का देखा तो हमने बोला कि नहीं, बस इनकम को ही हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो इनकम के अलावा जो दूसरी फैसिलिटीज हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक था वह क्या पब्लिश कर रहा था, तो वह हमारा पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करके कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता था। यानी जो वर्ल्ड बैंक का जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यानी किसी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में, मतलब उसको कंसिडर करने का जो क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम का, वह इनफ नहीं है, यानी वह उतना अच्छा नहीं है। केवल हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखकर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते क्या हुआ, जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो यूएनडीपी प्रोग्राम है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने भी क्या किया, इसने भी वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या, सबसे पहले आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या, ह्यूमन के आपके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं उसको कंसीडर करते हुए, उन चीजों को, उन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, वह एक पब्लिश करती है। ठीक है, उसमें वह क्या क्या चीजों को कंसीडर करती है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वह कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, इसको ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम लोग मतलब निकालते समय 3 चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला क्या, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को देखते मतलब, ठीक है, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसके बाद नॉलेज को, और हम लोग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी। क्या क्या चीज़ों को देखता है, तो सबसे पहला, ज़्यादा देख के घबराना नहीं है, ठीक है, सबसे पहला जो है वह हेल्थ, एजुकेशन यानी नॉलेज, और तीसरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 कैटेगरी को वह कंसिडर करता है। वर्ल्ड बैंक जो था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहा था, कौन से क्राइटेरिया को यूज कर रहा था, तो बस एक क्राइटेरिया, क्या, पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करते समय वह किन किन क्राइटेरिया को कंसिडर करता है, पहला जो है हेल्थ, नॉलेज, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में वह क्या क्या चीज़ें देखता है, तो सबसे पहले हेल्थ में वह देख जाता है, वह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के टाइम पे वह कितने साल तक जिएगा, यानी उसका जो लाइफ है वह कितने साल की होगी, उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं बर्थ के टाइम पे। कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कोई बच्चा कितने साल तक जिएगा, तो अलग अलग कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो होता है अलग अलग होता है। किस कैटेगरी पे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है, सैनिटेशन का लेवल यानी साफ सफाई कितनी है, उसको हम लोग कंसिडर करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी जगह का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो दूसरा चीज़ है नॉलेज यानी एजुकेशन को हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई बच्चा कितने साल तक स्कूल वहाँ पे जा सकता है, यानी वह कंट्री जो है, वह जगह जो है कि अपने बच्चे को कितने साल तक स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकती है। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, एक एवरेज एज, कितने एज तक एक बच्चा स्कूल को अटेंड कर पाता है। ठीक है, और जो लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग GNI पर कैपिटा, यानी इसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम को भी देखते हैं। यानी जो हम लोग वर्ल्ड बैंक था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाल रहा था, उसमें वह बस पर कैपिटा इनकम को देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज करता है यूएनडीपी, इसमें यह 3 चीज, क्या, हेल्थ में क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज में क्या, 2 चीज, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो तीसरा चीज है वह पर कैपिटा इनकम भी इसमें दिखता है। यानी वह पर कैपिटा इनकम के अलावा दो चीजें को और, यानी हेल्थ और एजुकेशन को भी यहाँ पे कंसिडर करता है। तो आपको अगर बोला जाए कि डिफरेंस बताने के लिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक है उसके बीच में अगर डिफरेंस बताने के लिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यह आपका 2023 का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशिएट करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला था, उस दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा था। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर दोनों के बीच डिफरेंस बताने के लिए तो पहला क्या है, तो आप लोग सिंपली लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि जो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वह आपका यूएनडीपी रिलीज करता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें वह बस एक क्राइटेरिया को यूज करता है, वह क्या है, पर कैपिटा इनकम। उसके बेसिस पे वह तीन कंट्री को तीन कैटेगरी में, रिच, मिडिल इनकम और पुअर कंट्री के कैटेगरी में मतलब बांटता है। और जो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें तीन कैटेगरी को यूज करता है। क्या क्राइटेरिया है, पहला तो हेल्थ, एजुकेशन और डिसेंट लाइफ या पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या करता है, यह कंट्री को आपके अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो यह कंट्री को पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। पॉइंट्स कैसे देते हैं, तो वह आपके तो यहाँ पे वह पॉइंट देते हैं, ठीक है। पॉइंट जो होते हैं वह आपके 0 से 1 के बीच में होते हैं, ठीक है। जो कंट्री 1 के जितना करीब हो उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा, ठीक है। और उसी के हिसाब से कंट्री की रैंकिंग भी होती है। यहाँ पे आपका यह जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं श्रीलंका का, इंडिया का, यानी इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले वाले कैटेगरी में यहाँ पे आपके ग्रॉस नेशनल इनकम को दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया गया है, और तीसरा जो है आपका और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दिया हुआ है। उसी के हिसाब से रैंकिंग में यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो रैंकिंग में जो सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया हुआ श्रीलंका ने, इसका जो रैंक है वह 73 है। जो सबसे खराब परफॉर्म किया हुआ आपका पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है 161। यह जो आपका डाटा एनालिसिस है इसको गौर से देखिएगा कि किस कंट्री का किस, जैसे मान लो कि यहाँ पे वही दे सकता है आपके क्वेश्चन में, यह आपका पूरा चार्ट दे देगा और इसमें बोलेगा कि इसमें किस कंट्री का जो है ग्रॉस नेशनल इनकम वह सबसे कम है। तो आपको यहाँ इस चार्ट को देख के बताना होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा कि विच कंट्री है मिनिमम ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो किस कंट्री का सबसे कम है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे कम हमको किसका दिखाई दे रहा है, तो म्यांमार का सबसे कम हमको दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, म्यांमार होगा। सबसे ज़्यादा किसका है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसका सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है हमको, तो श्रीलंका का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यह जो आपका है डाटा एनालिसिस को भी आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे यह सब सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं कि बेटर परफॉर्मेंस, यानी अगर निगेटिव चीज़ हो, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर निगेटिव चीज़ हो, यानी जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी बच्चे ज़्यादा मरेंगे या ख़राब चीज़ है, तो जिस कंट्री का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा वह कंट्री ख़राब परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मान लो कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, यह आपका पॉजिटिव चीज़ है, इसमें जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बांग्लादेश का नंबर ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे श्रीलंका का नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो श्रीलंका ने बेटर परफॉर्म किया है। वैसे ही आपका जो सबसे कम है वह आपका किसका है, तो यहाँ पे म्यांमार का, तो म्यांमार ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। तो आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा वह आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचा। सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट क्या होता है, हमने डेवलपमेंट को इतने सारे कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, ठीक है। हमने डेवलपमेंट को बोला कि डेवलपमेंट एक इनकम को देखेंगे, फिर हमने बोला नहीं इनकम के साथ साथ हम लोग हेल्थ और एजुकेशन को भी देखेंगे। तो इनकम किसी कंट्री का कैसे होता है, किसी कंट्री का इनकम ज़्यादा कैसे होगा, किसी कंट्री के लोग ज़्यादा कैसे कमाएंगे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं क्लास 9th में, किसी कंट्री में अगर हम लोग वहाँ के ज़्यादा तब कमाएंगे जब वहाँ के जो हम लोग रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो हमको मतलब जो भी मिनरल्स है उसको हम लोग बेटर तरीके से यूज करें, ठीक है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पे इनकम बढ़ेगा हमारा, उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ पे पैसे कमाएंगे। लेकिन जो हमारे रिसोर्स हैं इसको हम लोग इतना ना यूज कर दें कि आने वाले जो जनरेशन है इसके लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। यानी हमको जो रिसोर्स हैं उस रिसोर्स को हम लोग सस्टेनेबल तरीके से, यानी इस तरीके से हम लोग को यूज करना होगा कि वो आने वाले जनरेशन के भी नीड को फुलफिल कर सके। जैसे मान लो कि जैसे हमारे पास लोहा है,
ठीक है, हमारे पास आयरन है, आयरन से हम लोग क्या करेंगे, आयरन को जितने ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास मशीन्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्री बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंट्री है उसका पर कैपिटा इनकम, उसका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वह बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, आयरन को इतना यूज कर दिया कि आने वाले जनरेशन के लिए आयरन बचा ही नहीं। ठीक है, आने वाले जनरेशन का आयरन बचा ही नहीं, तो वह क्या होगा, आयरन को मतलब ख़त्म कर देगा दुनिया से। ठीक है, तो हम लोग किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि आने वाले जनरेशन के लिए भी बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यूजिंग रिसोर्सेज फॉर आवर नीड बट सिक्योरिंग इट्स फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन या अपकमिंग जनरेशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि वह हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो या जो हमारा ग्रोथ हो वह अभी जो प्रेजेंट है उसको तो फुलफिल करे ही, लेकिन जो साथ साथ हैं जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके जो आपके एबिलिटी है यानी उसके जो यूज करने की क्षमता है उसको वह हार्म ना पहुंचे, यानी उसके लिए भी हम लोग बचा के रखें। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक जो भूटान कंट्री है, यह भूटान कंट्री एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। हम लोगों ने इतना पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें हम लोग इनकम देख रहे हैं, हेल्थ देख रहे हैं, हम लोग एजुकेशन देख रहे हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम देख रहे हैं, लेकिन कोई इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहा है, यानी लोग कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इसी को देखते हुए भूटान ने क्या बोला कि भूटान ने बोला कि नहीं, हम जो यह पैरामीटर जो आपके यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है, इसमें जो पैरामीटर्स मतलब फिक्स किए गए हैं, हेल्थ, एजुकेशन और आपके ग्रॉस नेशनल इनकम, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग अपना अलग से एक डेवलपमेंट का रिपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग यह चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पे जो आपके जो कोई भी कंट्री है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वह कितने हैप्पी हैं, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे वह लोग हैप्पी है या नहीं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको उसने बोला, इसी के चलते उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया। ठीक है, इसको उतने अच्छे तरीके से, यहाँ पे कुछ आपके फिगर्स हैं, इसको भी आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा। ऑयल जो है, ऑयल का रिजर्व जो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री में है वह पहले कितना था, अभी कितना बचा है, किस तरीके से हम लोग यूज करें। मिडिल ईस्ट कंट्री है, देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये जो कुछ कंट्री हैं इनका इकोनॉमी खूब बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आप लोग पता है, वहाँ पे वह लोग जो हैं बहुत सारे जो क्रूड ऑयल हैं, पेट्रोलियम है, उसको निकाल के वह लोग बेचते हैं और उनसे उनका बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक समय के बाद क्या होगा कि उन लोगों ने सारा पेट्रोल निकाल के बेच दिया, फिर क्या बेचेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से निकाले, इस तरीके से उन चीज़ों का यूज करें कि आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ बचा हुआ रहे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, हम लोग डेवलपमेंट करें, हम लोग ग्रोथ करें, लेकिन साथ साथ उसको रिसोर्स को बचाएं भी। ठीक है, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो गया। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स यहाँ पे हर चीज़ में दिए हुए हैं, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम। आप लोग बस इतना समझिए, ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब होता है, मतलब आपके क्लास 10th के लेवल का इतना है। अरे यहाँ पे एक ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, इधर भी था, हाँ यहाँ पे, या ग्रॉस नेशनल इनकम, कुछ वर्ड हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है,
यह चीज़ें क्या होती हैं, इसको आप लोग बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। क्लास 10th के लेवल पे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि यह सब चीज़ें क्या होती है, तो इसके लिए मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे यह वीडियो अगर समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको आपके बोर्ड के लेवल के लिए जितना चीज़ें ज़रूरी हैं उसको मैं समझा चुका हूँ, हर एक चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे कोई टॉपिक छूटा नहीं है, मतलब बोर्ड्स में और आपके जो भी एग्जाम्स होंगे स्कूल में, उससे तो एक भी क्वेश्चन इसमें छूटेगा नहीं इस चैप्टर से, ठीक है। उसको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का वह क्या है, यह जो डाटा देते हैं इसको एनालाइज करके कौन सा कंट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंट्री खराब परफॉर्म कर रहा है, यह आप लोग जानना, इसको इस ऐसे क्वेश्चन को बनाना सीख जाइए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, ठीक है। यह कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे 2023 का ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में डिफरेंस बताने के लिए बोला था। यह क्वेश्चन बहुत बार भी पूछ चुका है, और यह जो आपके जो ऐसे डाटा से एनालाइज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, यह भी बहुत बार पूछ चुके हैं। इन दो चीज़ों पर, दो कैटेगरी पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जो सारे भी आपके क्लास 10th के जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, सिविक्स के और ज्योग्राफी के, सारे मैं चैप्टर्स को ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज में बना के आपके सामने लाऊं, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया है कि नहीं आया। मेरा पहला वीडियो है, वीडियो का कंटेंट कैसा है, मैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, इसको और अच्छे से कैसे बना सकता हूँ, ठीक है।